डिफेंस स्पेशल का, जहां पर आज बेहद खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्या अमेरिका भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है? दरअसल इतिहास रहा है कि अमेरिका जहां भी चुनाव होते हैं उस देश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत के चुनावों को भी अमेरिका प्रभावित करने वाला है, और अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है और कितना सफल अमेरिका हो सकता है। कुछ ऐसे ही आरोप बांग्लादेश ने अमेरिका पे लगाए। पाकिस्तान लगातार अमेरिका पर ऐसे आरोप लगाता रहा है। रूस चीन की बात करें तो वहां से भी ऐसी खबरें आती रही। लेकिन भारत के लिहाज से आज चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके पीछे की जो साजिश है उसको बाहर लाने की आज कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बात अरुणाचल प्रदेश की भी होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने एक महीने में 4 बार दावा तो किया, लेकिन आज एक और सनसनीखेज खबर सामने आई कि चीन ने आज 30 से ज्यादा जगहों के नाम अरुणाचल प्रदेश के बदल दिए। इसको लेकर बात होगी डिटेल से, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है और दोनों देश अरुणाचल प्रदेश में क्या टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट से इसको समझने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, क्या भारत के चुनावों में अमेरिका दे रहा दखल? केजरीवाल और सीए जैसे मुद्दों पर अमेरिका काफी एक्टिव नजर आया। अमेरिकी राजदूत बोले रिश्तों में रेड लाइन होती है। कई देशों के चुनावों में अमेरिका देता रहा है दखल। प्रभावित करने की कोशिश अमेरिका अक्सर करता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि रूस की बात करें, वो भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। चीन भी कई देशों के चुनावों को अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश करता है और अमेरिका इससे कोई अलग नहीं है। लेकिन हाल ही के दिनों में अमेरिका जिस प्रकार से भारत के अंदर घट रही घटनाओं पर एक्टिव हुआ है, क्या वो इस बात के संकेत हैं? ये आगे एक्सपर्ट बता पाएंगे। क्या भारत के चुनावों में अमेरिका दे रहा दखल? केजरीवाल और सीएए जैसे मुद्दों पर अमेरिका काफी एक्टिव हुआ। अमेरिकी राजदूत बोले रिश्तों में रेड लाइन होती है। कई देशों के चुनावों में अमेरिका देता रहा है दखल। भारत के चुनावों में अमेरिकी दखल, ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल, कांग्रेस के फ्रीज खातों का मुद्दा अमेरिका ने उठाया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू, सीए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी अमेरिका की तरफ से बयान आया। मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया गया। एक और अहम पॉइंट, गणतंत्र दिवस से बाइडेन ने किनारा किया था और यह फैसला बहुत चौंकाने वाला था। इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो भारत अमेरिका के संबंध दिखते हैं वैसे हैं नहीं क्या? निज्जर हत्याकांड को लेकर आमने सामने। नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। भारत अमेरिका में तनाव क्यों है, यह भी एक बार समझ लेते हैं हम। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ रहा। अमेरिका चाहता था कि वो यूक्रेन का पक्ष ले। अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका का पक्ष ले, रूस से साइड हो, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका को सुनाया। अमेरिका को लगता है कि जो इस वक्त जलवायु परिवर्तन में अगर भारत और चीन जैसे जो देश हैं वो ज्यादा एक्टिव हुए हैं, इस कारण जो है इतना असर जो है क्लाइमेट चेंज में हुआ है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। WTO विवाद पर भी अमेरिका का भारत ने साथ नहीं दिया। रूस से तेल लेने से नाराज है अमेरिका, ये एक और अहम पॉइंट है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल ना ले। निज्जर और पन्नू को लेकर भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव दिखने को मिला है। पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों का क्या ये असर है? हाउ डीडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का ये असर है क्या? जो बाइडेन प्रशासन अब जैसे भारत में चुनाव हो रहे हैं तो काफी एक्टिव हुआ है,
इस एंगल से भी चीजों को आगे परखने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड लू सरकार गिराने के एक्सपर्ट हैं और वो एशिया में इस वक्त काफी एक्टिव हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं अमेरिका के। माना जाता है कि जहां भी सरकारें गिरानी होती हैं वहां पर डोनाल्ड लू काफी एक्टिव होते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रास्टी की ये बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। I'm not the criminal justice investigator of this, so I can't comment on what our, nor would we comment publicly on what our criminal investigation is uncovering, and that's something that's separate from our diplomatic track. We keep that. That's a police, that's a FBI, that's a federal law enforcement, and ultimately U.S. Attorney's Office investigation held very tightly. But I will say that I was very pleased that India put together this commission of inquiry, put senior people who are experienced in law enforcement on that, and that they have been digging in on this side domestically to uncover any evidence that would show a murder for hire plot that included anybody who was from the Indian government. I think that's absolutely critical. For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. The same thing would happen if there was an American plot against some sort of or an American government person who was trying to assassinate somebody in another country or was a part of that. That would be an unacceptable red line for any nation. An active member of their government involved in a second country trying to assassinate one of their citizens. That's, I think, usually a red line for any country. That's a basic issue of sovereignty. That's a basic issue of rights. And I'm very pleased. Again, this is, to use the metaphor before, if we have this incredible friendship, even marriage right now, this was maybe one of the first big conflicts, and we're actually not only coming through it, I think, strongly, but so far, everything that's been asked of the Indian government has been done, and I would say vice versa. Whenever there is accusations the other direction, we take that incredibly seriously. The U.S. ambassador, as an ambassador, obviously will say what he thinks is the thinking of his government or the position of his government. I will say what is the position of my government. And the position of my government is that in this particular case, there have been certain information which has been provided to us, which we are investigating. And it is something we are investigating because we believe our own national security interests are involved in that investigation. So as and when we have something to say on that investigation, we would be very glad to speak about it at this point of time, beyond the fact that there is an investigation going on. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आपने सुन लिया, अमेरिकी राजदूत को भी आपने सुन लिया, और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम पहलुओं को समझने की बारीकी से आज कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। चर्चा की शुरुआत अनुपम जी आपके साथ करूंगा। ये बड़ा अहम मुद्दा है, थोड़ा सा हटकर मुद्दा है, लेकिन इस वक्त इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। क्या जिस प्रकार से अमेरिका की दखल अंदाजी भारत के अंदरूनी राजनीति में बड़ी है, क्या ये इस प्रकार के संकेत नहीं है कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है जरूरत से ज्यादा भारत के चुनावों में? हाँ, अगर सही में देखा जाए राजेश जी, तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस बार भारत के चुनावों की तरफ दिलचस्पी भी ले रहा है और इसीलिए तमाम तरह के बयानात भी जारी कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका की पॉलिसीज में कोई परिवर्तन नहीं मैं इसको देखता हूं। हालांकि हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो 70s के दशक से ही अमेरिका लगातार भारत के चुनावों में इंटरेस्ट लेता रहा है। चाहे वो 71 वार के समय की बात हो, उस समय तो बातें यहां तक थी चुनाव से आगे निकल करके, और वो भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में भी लग गया था। भारत की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा हो गया जब उसने अमेरिका ने अपने कैरियर शिप्स को भारत की तरफ भेजा था पाकिस्तान वार के समय पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए। तो ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका की शुरुआत से पॉलिसी रही है और वो लगातार किसी भी बड़े देश के आसपास इस तरह की घेरेबंदी बना करके रखना चाहता है जिससे कि वो देश अमेरिका की शर्तों पर
बात करना शुरू कर दे। लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा नहीं जी। किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, भारत ने अपनी संप्रभुता के ऊपर कभी भी समझौता नहीं किया है। और यही कारण है कि दो डेमोक्रेटिक नेशन अमेरिका और भारत के संबंध काफी उतार चढ़ाव होने के बाद आज की तारीख में फिर भी काफी बेहतर हैं। और डेमोक्रेसी से के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका के जो ये क्वेश्चंस हैं, चाहे सीए के ऊपर हो, चाहे वो जो हमारे अंदरूनी राजनीतिक मोर्चे हैं उनके ऊपर हो, तो एक डेमोक्रेटिक नेशन दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन से इस बारे में बात कर सकता है। और यही एक परंपरा रही है हमेशा। दुनिया की तमाम जो डेमोक्रेसीज हैं एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती हैं, लेकिन सलाह जरूर दे सकती हैं कि हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए था। इस तरह की सलाह दे सकती है। यही पैटर्न रहा है, चाहे आप भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर जर्मनी वगैरह की बात करें। डेमोक्रेसीज के बीच में आपस में इस तरह के संवाद होते रहे हैं पहले भी और आज भी होते रहने चाहिए, लेकिन ये संवाद पॉजिटिव होने चाहिए, ना कि इस तरह से दिखे कि अमेरिका हमारे यहाँ दखलंदाजी दे रहा है या किसी और देश में डेमोक्रेसी के अंदर दखलंदाजी दे रहा है। अगर अमेरिका दखलंदाजी करे चीन के अंदर या कोई कम्युनिस्ट नेशन के अंदर या तानाशाह नेशन के अंदर जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो वहां पर बात समझ में आती है। लेकिन डेमोक्रेसीज के बीच में जब इस तरह की बातें होती तो मैं उनको सलाह ही मानता हूं। और मुझे लगता है कि अमेरिका भी भारत के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका भारत को डेमोक्रेसी होने के नाते सलाह दे रहा है। और उस सलाह को मानना ना मानना हमारे ऊपर है। हम बेहतर जगह, जैसा हमारे विदेश मंत्री की आपने बाइट सुना, उनका भी यही कहना था, अपनी बातों को अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपनी संप्रभुता के लिए, सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं और हमको जो बेहतर लगेगा हम वो बातें करेंगे। अमेरिका को कुछ भी कहने दीजिए, उससे हमारी संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसा आपने कहा, जो आपका प्रोग्राम का मुद्दा भी है कि हाँ, अमेरिका ने इंटरेस्ट लिया है और ये मैं इस बात को पूरी तरह महसूस करता हूं कि तमाम मुद्दों पर अमेरिका इस समय मुखर होकर के भारत विरोध बोल रहा है। और इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो आपने ग्राफिक्स में दिखाई थी वो भी वजह है, और दूसरी वजह अमेरिका खुद का जो एक चुनाव है वो भी है। तो कई सारी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका इस तरह कर रहा है। हमको इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मेरा यह मानना है। लेकिन हाँ, अमेरिका के विचारों को पढ़ करके उनकी पॉलिसीज के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के अंदर भी अगर इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो उसके बारे में भारत को भी एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन होने के नाते इस तरह के विचार अमेरिका के प्रति रखने पड़ेंगे। ठीक है, संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, कांग्रेस के फ्रीज खातों की बात हो, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की बात हो, सीए की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, तमाम मुद्दों पर अमेरिका की टिप्पणियां लगातार पिछले चंद महीनों से आ रही हैं। इसे आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या ये चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? क्या ये अमेरिका अपने लिहाज से भारत को एक नई दिशा में ले जाना चाहता है? कैसे देखेंगे? देखिए राजेश जी, भारत के संदर्भ में अमेरिका की जो हाल की जो टिप्पणियां हैं वो एक भारत के जो आंतरिक मामलों में दखल के रूप में देखी जानी चाहिए। और जाहिर है कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत में जो भी विषय हैं वो भारत के अपने विषय हैं, जिनको कि भारत बेहद जिम्मेदारी भरे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जो देश की जो संस्थाओं के माध्यम से उसे डील कर रहा है और उसमें पूरी पारदर्शिता है। और ये जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है वो भी अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है। और जो भारत के जो कानून बनाए गए हैं, जैसे सीएए का जो कानून है, या भारत में जो कई केसेस चल रहे हैं जिसमें कई विपक्षी नेता उसमें शामिल हैं, उन सारे विषयों को लेकर के जो भारत की संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। और भारत की संस्थाओं के बारे में इस तरीके की बातें करना कि अमेरिका ये अपेक्षा करता है कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये पारदर्शी होगा, ये ठीक ठाक तरीके से होगा वगैरह वगैरह, ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता अमेरिका को नहीं है। भारत ऐसी नसीहतों को भारत को ऐसी आवश्यकता नहीं है। और इसी वजह से भारत ने अमेरिका के इस तरह के बयानों का प्रतिवाद किया है। और भारत की तरफ से अमेरिका के उच्चायुक्त को अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं। और भारत और अमेरिका के बेहतर संबंधों के लिए ये अच्छा होगा कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में इस तरीके की बयानबाजियां करने से बचे। भारत तो कभी भी अमेरिका के आंतरिक मामलों में बयानबाजियां नहीं करता है। देखिए राजेश जी, कोई भी डेमोक्रेसी पूर्ण नहीं होती और हर एक डेमोक्रेसी और हर अपने राष्ट्र में समस्याएं होती है। अमेरिका में भी काले गोरों की समस्या है, गन वायलेंस है, अनेक तरीके से वहां पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं सामने आती हैं।
लेकिन ये जो अमेरिका के आंतरिक मामले हैं उस पे तो भारत कभी भी आधिकारिक बयान नहीं देता है। हम जो है इसके बारे में चर्चा अवश्य करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा अमेरिका के आंतरिक मामलों में कभी भी कोई दखल अंदाजी या कोई एक साधारण सा बयान भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारत ये मानता है कि अमेरिका के आंतरिक मामले। संजीव जी, इसके पीछे का मोटिव क्या है? ये जो बयानबाजी हो रही है वो मैं समझना चाहता हूं। हम पिछले चंद दिनों से लगातार सुन रहे हैं, जर्मनी से भी आती है, आवाज उठती है, यूएन से भी आवाज उठ रही है, आज हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी आवाज उठी। इसके पीछे का मोटिव क्या है संजीव जी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस बारे में मैं अन्य जगहों पर भी ये कह चुका हूं। और इस संदर्भ में राजेश जी, मेरा एक स्पष्ट रूप से ये मानना है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमने ये देखा है कि कई ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक विशेष वामपंथ या उदारवाद या इवन की जो इस्लामिक जो एक कट्टरता है उससे कहीं ज्यादा प्रभावित होकर के बहुत ही छुपे तौर पर और बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक कबाल के जैसे कार्य करते हुए वो अनेक तरीके से भारत को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रही हो, चाहे वो बीबीसी की रिपोर्ट हो, चाहे वो अब अन्य तरीके के जो बयान आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो वहां पर जो कई बड़े उद्योगपति जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे जो बड़े प्रभावशाली बिलियनर्स हैं वो भारत के विरोध में कुछ ऐसे एजेंडे के ऊपर ही काम कर रहे हैं जिसका कि प्रमाण हमें समय समय पर देखने को मिलता है। तो भारत की सरकार को ऐसे जो विदेशों से की जा रही साजिशें हैं जिसमें कि भारत की वर्तमान सरकार को टारगेट करने की भावना दिखाई देती है, उसको लेकर के विशेष सतर्कता बरतनी होगी। एक जो इस तरीके के जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक विशेष एजेंडे के तहत सीक्रेट तरीके से कार्य करते हैं, वो ऐसा लगता है कि कई बार वो सरकारों को अपने झांसे में ले लेते हैं, चाहे वो जर्मनी की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो। और ये जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं वो जाहिर है कि बहुत प्रभावशाली हैं, काफी पावरफुल हैं, और इस तरीके के जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को लेकर के हमेशा एक सतर्कता बरतनी होगी। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वो एक बेहद डेंजरस अप्रोच रखने वाले एक व्यक्ति हैं, और इस बारे में जो बयान है वो उसको भी पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय वहां का कह रहा है सर, उनके राजदूत कह रहे हैं, आप किसी और ही तरफ बातों को ले जा रहे हैं संजीव जी। नहीं, ये तो उनके राजदूत कह रहे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, आप चीजों को अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। राजेश जी, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है कि कई ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और उन सरकारों में चाहे वो अमेरिका भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। संजीव जी ये कहना चाह मेरा ये ऐसे जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिसके के ऊपर अभी इस बारे में मेरा ये असेसमेंट है कि ये ऐसे जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मैंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, और भी इस तरीके के अन्य ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक विशेष तरीके से एक प्रभावित करने की कोशिश के तहत ऐसी बातों, ऐसे नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें कि वर्तमान बिल्कुल सर, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि टिप्पणियां राजदूत की तरफ से आ रही हैं, जो भारत में एम्बेसडर हैं, ये टिप्पणियां वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रही हैं। चलिए मैं फिर आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, 2 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक पॉइंट ये कि मिलिट्री लेवल पर आपका अमेरिका के साथ कई समझौते हो चुके हैं, कई रणनीतिक समझौते हुए हैं, सहयोग भी बढ़ा है, हथियारों की खरीद फरोख्त चल रही है। लेकिन जब मैं तमाम चीजों को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि ये जो चीन की बयानबाजी है, इसे आप हल्के में, माफ करिए, अमेरिका की जो बयानबाजी है इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ को खत लिखा, शहबाज शरीफ ने आज उसका रिप्लाई दिया और कहा कि हम आगे आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और जिस प्रकार से पिछले 1-2 महीने से अमेरिका की बयानबाजी भारत के खिलाफ हो रही है, का एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में चीन, अमेरिका जो है एक नई दिशा में चल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर राजीव जी, अमेरिका भारत के और रूस के संबंधों को लेकर के काफी चिंतित था। अमेरिका जिस तरह से रूस के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था, भारत की तटस्थता ने उस दबाव को एक्सपोज कर दिया, और रूस के ऊपर कोई दबाव खास बना नहीं।
तो यहीं से अमेरिका को कुछ ऐसा लगने लगा था कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कि भारत को कुछ तंग किया जा सके। और आपने कई सारे उदाहरण गिनाए, शहबाज शरीफ का उदाहरण गिनाए। एक चीज जो मुझे सबसे अजीब सी लगी थी हाल फिलहाल में, F-16 की खरीद जो कि अर्जेंटीना ने अमेरिका के थ्रू स्वीडन से करनी शुरू कर दी थी। अर्जेंटीना ने भारत के साथ LCA Mark 1 तेजस की खरीद की बात कही थी, और अर्जेंटीना और भारत की खरीद लगभग उस फाइनल स्टेज में थी जब अमेरिका पिक्चर में आया, और अमेरिका ने उस डील को रद्द करा दिया। अमेरिका ने पुराने सेकंड हैंड F-16 खरीदने के लिए अर्जेंटीना को बाध्य किया, और अर्जेंटीना वो F-16 अब स्वीडन से खरीद रहा है और हमारे LCA तेजस को नहीं दे रहा है। इससे ये बात चलता है कि अमेरिका एक व्यापारिक मुल्क है। अमेरिका डेमोक्रेसी की आड़ में छुपा हुआ एक ऐसा व्यापारी है जो कि सबसे पहले अपने हितों को देखता है। उसको ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना किसी भी चीज की चिंता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात करता है। और भारत जब तक उसको मुनाफा देता रहेगा तब तक वो भारत के साथ संबंध खराब भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कभी पेच टाइट करेगा, कभी पेच ढीला करेगा। तो वो एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा था। अमेरिका को ये लग रहा था कि खिलाफत करके भारत को वो अपनी तरफ पूरी तरह से मिला लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिस्थितियां बदली हैं, विश्व की जियोपॉलिटिक्स बदली है, और उसी के साथ साथ भारत की भूमिका भी बदली है। अब अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत के साथ कैसे डील करी जाए। इसी वजह से अमेरिका इस तरह के बयान दे रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। मैं अभी भी इसको अंदरूनी मामलों में दखल नहीं मानूंगा। इनको मैं यही मानूंगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ और सिर्फ कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की भी अभी इतनी हैसियत नहीं है, मैं ये मानूंगा कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कर दे सके। इस तरह के बयान आएंगे तो भारत का कड़ा विरोध करेगा, जैसा कि मैंने हाल फिलहाल किया। तो इस चीज से बहुत ये बात समझने की हो रही है कि अमेरिका हमारे इंटरनल मैटर्स में इसलिए दखल दे रहा है, चाहे व्यापारिक मसले हो, चाहे सामरिक मसले हो, चाहे खरीद फरोख्त के मसले हो, जैसा मैंने F-16 और LCA तेजस का उदाहरण लिया था। तो इन सब चीजों में अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस दबाव को हमको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से अमेरिका से डील करना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक पॉइंट लेकर जो मुझे समझना होगा आपसे। हाल ही में हमने देखा है कि रशिया चाइना की फ्रेंडशिप बहुत ग्रो की है, बहुत आगे बढ़ी है, और पुतिन हाल ही में जो खबरें आई हैं उसके अनुसार मई तक वो बीजिंग का एक बार फिर से दौरा करेंगे। और ये फ्रेंडशिप उस वक्त हुई है जिस वक्त रशिया चाहता है कि आप क्वाड में ना हो। आप क्वाड में हैं, अमेरिका चाहता है कि आप रूस से तेल ना खरीदें। अब अमेरिका इंडिकेशन ये दे रहा है कि हम चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को और अच्छा करने की कोशिश में हैं। क्या हम, जो मैं आपसे कई बार मेरी बात भी हुई कि जो हम दो नाव में पैर रखकर चलते हैं विदेश नीति को लेकर, क्या ये घातक साबित होगा? देखिए राजेश जी, जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों के भविष्य का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये संबंध आगे भी बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे बने रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो साझा हित हैं, वो साझा अवसर और साझा चुनौतियां, यहाँ इनका जो आधार इतना गहरा और मजबूत है कि ये जो तात्कालिक जो विषय हैं, जो तात्कालिक तनाव के जो कई बार विषय जो सामने आते हैं, उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हमने देखा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक विषय आया था, और उसके पहले भी एक देवयानी खोपड़ा गड़े का इशू आया था, और ऐसे और कई बार जो आर्थिक विषय भी आते हैं जिसमें कि भारत और अमेरिका WTO में एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे सभी जो विषय आते हैं वो एक एपिसोडिक होता है, उसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो संबंधों का आधार है वो बहुत गहरा है, और ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप है। लेकिन अमेरिका के साथ समस्या एक वहाँ के पॉलिसी मेकर्स में मैं ये देखता हूँ कि वो अभी भी वो अपने आप को एक ग्लोबल हेजिमोन के तौर पर वो एक व्यवहार करते हैं, जबकि विश्व मल्टी लेटरल भविष्य की तरफ बढ़ चुका है। एक बहुध्रुवीय विश्व बनने की तरफ ये पूरी दुनिया बढ़ चुकी है, जिसमें कि महाशक्तियों को एक दूसरे की जो आंतरिक विषय है उसके ऊपर बयानबाजियां करने से बचना होगा। अमेरिका को इस बात को रियलाइज करना होगा कि भारत एक बेहद सशक्त और मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत बड़ी सीखें ली थी, और अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट्स हुए
अगर आप देखें तो अमेरिका में जो वास्तविक रूप से वहां लोकतंत्र आया वो सिविल राइट मूवमेंट जो 67 के दशक में आया, जब वहां पे सभी काले गोरों को एक समान अधिकार मिले वोट देने के। तो ये जो अमेरिका आज जो भारत के आंतरिक मामलों में बात करता है कि ये लोकतांत्रिक अपेक्षा करता है कि वहाँ लोकतंत्र अच्छा चलेगा, और या अन्य जो बयान आते हैं उसके देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत, जैसा कि मैंने कहा कि भारत तो अमेरिका के आंतरिक मामलों में कोई आधिकारिक बयान नहीं देता है, जबकि भारत इस बात को जानता है कि हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरे विश्व ने कितनी बड़ी प्रेरणा ली है। अमेरिका के नेताओं ने प्रेरणा ली है, अमेरिका के नेताओं ने प्रेरणा ली है, यूरोप के नेताओं ने प्रेरणा ली है, और चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो B.R. अम्बेडकर रहे हो, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों, भारत में लोकतंत्र की जड़ें सींची गई हैं, अहिंसा के आंदोलन से सींची गई हैं। और ये जो अहिंसा का जो मूवमेंट, मैं जल्दी से, क्योंकि मेरे को अनुपम जी के पास जाना, मैं जल्दी से एक चीज जो आपसे समझना चाहूंगा संजीव जी, कि क्या अमेरिका ये भी संकेत दे रहा है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं रूस चीन के अमेरिका के जी? अमेरिका के ये संकेत देने से या न देने से भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत अपने विदेश नीति के, रक्षा नीति के निर्णय रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर लेता है। भारत किसी राष्ट्र का एलाई नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से राजेश जी कि, और मैंने पहले भी इस बात को कहा है अनेकों बार, कि भारत की जो विदेश नीति का जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है, और भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए तथा वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जैसा कि हम कहते हैं, अपने निर्णय लेता है। और ऐसे में अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो, रशिया जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो, और हमारे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश करेगी और हमें डिक्टेट करने की कोशिश करेगी, तो ये भारत को कतई स्वीकार नहीं होगा। तो भारत सहन नहीं करेगा। चलिए, एक बड़ी खबर है सर, उसके बाद मैं लौट कर आता हूँ जी। एक बड़ी खबर है, उसके बाद अनुपम जी मैं आ रहा हूँ। भारत चीन के बीच कम नहीं हो रहा तनाव। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार चीन ने बदले नाम। 1 महीने में 4 बार अरुणाचल पर चीनी ताबा। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन के बीच कम नहीं हो रहा तनाव। भारत चीन के बीच कम नहीं हो रहा तनाव। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले। 7 साल में चौथी बार चीन ने बदले नाम। 1 महीने में 4 बार अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने दावा किया। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले। चीन का इरादा क्या है? 11 रिहायशी इलाके हैं, 12 पर्वत हैं, 4 नदियां उसमें शामिल हैं, 1 तालाब है, 1 पहाड़ का नाम भी चीन ने बदला है। 7 सालों में चौथी बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं। चीन अरुणाचल को बताता है दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा। 1 महीने में 4 बार अरुणाचल पर चीन ने अपना दावा ठोका है। अनुपम जी, क्या संकेत यहां से आप देख पा रहे हैं? चीन क्या संकेत दे रहा है? 1 महीने में अगर 4 बार अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग दावा ठोक रहा है, पिछले चंद दिनों के अंदर 7 साल में अगर 4 बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं, तो कुछ तो है जो बीजिंग के दिमाग में चल रहा है। क्या हमें मान के चलें पूर्वी लद्दाख के बाद अब फ्लैश पॉइंट अरुणाचल प्रदेश होगा आने वाले वक्त में, और चीन इसका इशारा लगातार कर रहा है? सर देखिए राजेश जी, चीन इसका इशारा लगातार कर रहा है, और अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम चीन की चालों को समझना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने ऊपर एक चद्दर डाल करके बैठे हुए कि चीन हमारा पड़ोसी है और उस पड़ोसी के साथ हमको इसी तरह से निभाना है। तो हमको अब जागने की आवश्यकता है, ये मैं मानता हूं। जैसा आपने इशारा किया है कि चाहे लद्दाख की घटना हो, गलवान की घटना हो, या फिर अरुणाचल की नॉर्थ ईस्ट की घटना हो, तवांग की घटना हो, ये सारी घटनाएं इंडिकेशन है कि चीन लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जो नतीजा होगा वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन अब हमको आंखें तरेरने की आवश्यकता है। 1986 का समय मुझे याद आता है, देश में कांग्रेस की सरकार थी, चुने हुए प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, और उस समय भी चीन ने अरुणाचल के ऊपर इस तरह की दादागिरी दिखाने की कोशिश करी थी। और उस समय चीन का मकसद ये था
कि वो भारत से अक्साई चीन को ले ले और उसके बदले में वो अरुणाचल में अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इसी तरह की प्रेशर की टेक्निक लगाई गई थी, लेकिन उस समय की सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन किया। हमारे पास संसाधन बहुत कम थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो मैंने पढ़ा है कि खच्चरों में हमको सैनिक भेजने पड़े थे, लेकिन उस समय कुछ खच्चरों के माध्यम से, कुछ एयरलिफ्ट के माध्यम से, कुछ इतनी तेजी से चीजें करी गई कि चीन को इस बात का साफ साफ जवाब मिल गया कि भारत के साथ अब अगर वो ज्यादा दबाव दिखाएगा तो भारत युद्ध छेड़ने में देरी नहीं करेगा। तो इस तरह के संकेत अगर हम अब नहीं देंगे तो चीन हमारे ऊपर अलग अलग पोर्शन में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता रहेगा। देखिए, हमने बहुत बात कर ली कि हमने गलवान इंसिडेंट का मुंहतोड़ जवाब दिया, हमने बहुत बात कर ली, हमने उत्तराखंड में कुछ नई चौकियां बना ली, हमने बीआरओ के माध्यम से तमाम रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर चीन नहीं मान रहा है तो चीन को इस लेवल पर लेके जाना पड़ेगा कि चीन हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझे। तो सिर्फ अब आप एक डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही चाहूंगा कि अब भारत को एक कदम आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि हमारी तैयारियां मजबूत हैं, हम चीन का मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, हम चीन को रोक लेंगे, बात अब नहीं बनने वाली है। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो 2027 तक, जब वो अगली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नाम के लिए ही सही कराएंगे चीन के अंदर, फिर से राष्ट्रपति चुने जाएंगे, तब तक वो भारत को एलएसी के ऊपर उलझा करके रखेंगे और साथ ही साथ समंदर के ऊपर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। अब इससे स्पष्ट इंडिकेशन नहीं हो सकता है, तो भारत सरकार को अब ये चाहिए कि कुछ ऐसा करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध छेड़ दिया जाए, लेकिन अपनी तैयारियां जो हम कर रहे हैं उन तैयारियों को एक स्टेज ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। हमको चीन की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ बैठ करके स्पेकुलेट करेंगे कि चीन कभी हमारे ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर दावा करता है, कभी तिब्बत के ऊपर दावा करता है, कभी अरुणाचल के ऊपर दावा करता है, तो ऐसे बात नहीं बनने वाली है। पॉलिसी के लेवल पर हमको कुछ बहुत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और मैंने इसीलिए 1986 का जिक्र किया था कि शायद वो हमारे लिए एक सीख हो सकती है कि चीन को सबक सिखाने के लिए हमको अपने रिसोर्सेज के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि चीन बैकफुट पर आए। क्योंकि चीन अभी तक देखिए एक कदम पीछे हटता है, 2 कदम आगे आ जाता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पॉलिसी को समझना पड़ेगा और इसी के साथ हमको चीन के साथ डील करना सीखना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, अगर 1 महीने में 4 बार अरुणाचल प्रदेश पे दावा किया जाए, 7 साल में 4 बार अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले जाएं, क्या ये महज एक संयोग है या चीन किसी प्रयोग की तैयारी कर रहा है या भारत का रिएक्शन देख रहा है ऐसा कि भारत क्या रिएक्ट करता है और उसके लिहाज से वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है? संजीव जी। राजेश जी, चाइना एक बेहद कुटिल राष्ट्र है। चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका एक पार्ट है, अभिन्न अंग है। और चाइना सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। चाइना की जो स्पाइनॉज की एक्टिविटीज होती हैं, जासूसी की जो गतिविधियां होती हैं, उसके लिए वो पूरे विश्व में कुख्यात है। और चाइना के जो इस तरीके के जो पॉलिसी मेकर्स और डिफेंस प्लानर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो है चुनाव होने जा रहा है। भारत जाहिर है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये चुनाव सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव पूरे विश्व के हैं। और ऐसे में चाइना की मंशा ऐसे विषयों को बार बार क्रिएट करके, छेड़ करके ऐसा लगता है मेरे असेसमेंट के मुताबिक कि वो भारत के इलेक्शन में एक इशू के तौर पे और भारत की सरकार को, खासकर वर्तमान की जो सरकार जिसने की चाइना के ऊपर एक बहुत ही भारी दबाव बना करके रखा, चाइना के ऊपर लगाम लगाई, गलवान हो, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो अन्य विषय आए, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और भविष्य में भी भारत की तैयारियां बहुत ही पुख्ता हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज का, अनुपम जी ने चर्चा किया कि जो बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी अब तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो एक मिरर डिप्लॉयमेंट है वो भी पुख्ता है, मजबूत है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो अन्य इनिशिएटिव्स हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। G20 की भारत ने अध्यक्षता की, जिसमें जाहिर है कि शी जिनपिंग अनेक बहाने देते हुए वो नहीं आए। तो ये जो चाइना की जो मंशाएं हैं वो भारत को दबाव में रखने की होती है, भारत को घेर करके रखने की होती है, भारत को प्रभावित करने की होती है। और भारत के आंतरिक जो विषय है उसमें भी चाइना अपनी दखल अंदाजी देने की और एक विषय के रूप में अपने आप को
स्थापित करने की कोशिश करता है। तो ये जो 1 महीने में 4 बार नाम जो बदले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया है। इसके पीछे पूरी डिजाइन दिखाई देती है और ये भारत के इलेक्शंस को प्रभावित करने की मंशा इसमें भी नजर आती है। और ये भारत के आंतरिक मामलों में चाइना जाहिर है कि वर्तमान की सरकार से वो काफी दबाव में रहता है और ऐसे में भारत की सरकार की जो आलोचना हो और अनेक तरीके की ऐसी गतिविधियां की जाए आए, इस तरीके की जो प्रयास। संजीव जी, 2020 में जब गलवान हुआ था कोई चुनाव नहीं थे। जी मेरी बात सुनिएगा आप एक बार। 2020 में जब गलवान हुआ उस वक्त देश में चुनाव नहीं चल रहे थे, लेकिन एक प्रेशर डाला। मेरी हाल ही में सोनम वांगचुक से बातचीत हुई थी। सोनम वांगचुक जो लद्दाख से ही हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ले चुका है और आफ्टर गलवान इंसिडेंट की वो बात कर रहे थे। आईपीएस हमारे वो दावा कर रहे थे जब गृह मंत्री को रिपोर्ट दी कि 26 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर हम जा नहीं पा रहे हैं और हम इस चीज को कबूल भी नहीं कर रहे हैं। हम कैसे देखें सर? आप कह रहे हैं कि हम दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पे कुछ और निकल रही है सर। राजेश जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी भी चाइना ने ये जो एक यथास्थिति को बिगाड़ने का जो कार्य किया है, उसमें अनेक ऐसे एरियाज हैं कि जिसके के ऊपर अभी यथास्थिति कायम नहीं हुई है, वो स्टेटस को में नहीं गया है और इसी वजह से भारत और चाइना के जो वर्तमान के संबंध हैं वो असामान्य है। भारत और चाइना के बीच में बातचीत तो अवश्य चल रही है, चाहे वो सैनिक स्तर की वार्ता हो, चाहे विदेश मंत्रालय के स्तर की वार्ताएं अवश्य चल रही है और भारत चाइना से एंगेज करने से कभी पीछे हटता भी नहीं है और चाइना के साथ एक एंगेजमेंट बना के रखा गया है। लेकिन जहां तक संबंधों के स्थिति की बात है, ये संबंध असामान्य है। ये भारत की सरकार की तरफ से लगातार स्पष्ट किया गया है कि जब तक चाइना वो जो उसने इनकर्जन की स्थितियां पैदा कर रखी हैं, वहां पर वो अप्रैल 2020 का स्टेटस बरकरार नहीं करता, उस पर वापस नहीं जाता, तब तक ये स्थिति सामान्य नहीं होगी। राजेश जी, मैं भी इस बात को मानता हूं, आपकी बात बिल्कुल सच है। सोनम वांगचुक जी के कंसर्न अपनी जगह उचित है, लेकिन जो संबंध है वो भी तो सामान्य नहीं है और संबंधों को जब तक चाइना, और ये चाइना के ऊपर है, जो बातचीत होती है, चाहे वो WMTC की बातचीत हो, चाहे वो कमांडर लेवल की बातचीत हो, सब में चाइना से यही भारत सरकार हमेशा कहता है कि जब तक आप अपने यथास्थिति पे नहीं जाएंगे तब तक आप ये उम्मीद न करें कि हमारे संबंध सामान्य होंगे। और भारत ने इसको व्यापार के साथ भी जोड़ा है। भारत ने ये भी कहा है कि आप यदि ये सोचें कि आप व्यापार लगातार बढ़ रहा है, व्यापार को आप रख दीजिए, क्योंकि व्यापार लगातार आफ्टर गलवान इंसिडेंट बहुत तेजी से बढ़ा है और वो भी तब जब हम 100 अरब से ज्यादा घाटे में चल रहे हैं। तो उसको हम साइड में रखेंगे, कभी बैठेंगे तो उस पर जरूर एक बार बात करेंगे। मैं अनुपम जी आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, क्या वाकई में ये इलेक्शन को प्रभावित करने की चीन की कोशिश है, जैसे वो अरुणाचल पर लगातार बयानबाजी कर रहा है या लद्दाख पर बयानबाजी कर रहा है, या हम एक लॉन्ग प्लानिंग देखें इसको चीन की कि 2027 में शी जिनपिंग को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जाना है? ऑप्शन 2 हैं, या तो ताइवान या फिर हिंदुस्तान। चुनना जिनपिंग को है। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर शी जिनपिंग ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी हुई है। सिर्फ 2027 तक नहीं, 2027 के आगे 2035 उनका एक पड़ाव और 2050 दूसरा पड़ाव, इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की तरफ कदम बढ़ाया हुआ है। निश्चित तौर पर उनके जो कदम है वो शांतिप्रिय नहीं होने वाले हैं, जो कि चीन का रवैया रहा, शी जिनपिंग की जो आदत रही है। भारत को घेरना उनके लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि एशिया के अंदर उनकी बादशाह पर कोई चुनौती दे सकता है तो भारत ही दे सकता है। भारत की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की जो व्यापारिक हित हैं वो लगातार दुनिया भर में अपने मोर्चे पर सशक्त हो रहे हैं। तो चीन को इस बात का एक कष्ट है कि उसके पड़ोस में एक ऐसा राष्ट्र प्रगति कैसे कर रहा है, और चीन की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि वो भारत को घेर करके रखना चाहता है, तमाम मोर्चों पर दबाव बना करके रखना चाहता है। व्यापार की बातें मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि व्यापार की अगर हम बात करेंगे तो शायद अगर एक उंगली सामने दिखाएंगे 2-3 उंगलियां हमारी तरफ आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग की रणनीति को भारत भी समझ रहा है और शी जिनपिंग निश्चित तौर पर भारत से युद्ध नहीं छेड़ने वाले, ये भी मैं बता दूं आपको। भारत के साथ कन्वेंशनल वार वो नहीं करने वाला है, कम से कम 2027 तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, भारत को लगातार इस वजह से उलझा करके रखेगा कि बाकी जो उसके कदम है, शी जिनपिंग जो बाकी जगहों पर हरकतें करने जा रहा है, चाहे ताइवान में, चाहे साउथ चाइना सी में, चाहे वियतनाम के आसपास या चाहे फिलीपींस सागर में, वहां पर जब वो अपनी पॉलिसीज को बढ़ाएगा तो भारत जैसा एक सशक्त राष्ट्र
अपने ही दांव पेच में उलझा रहे और वो चीन के खिलाफ खड़ा ना हो पाए। इस वजह से भारत को तमाम मोर्चों पर उलझाया जा रहा है। रही चुनाव की बात, तो निश्चित तौर पर इस समय चूंकि चुनाव है, इसलिए हम इसका निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ इस तरह का माहौल है, उसके चीन ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा था, मैं भी उस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके पास जल्दी से मैं एक मिनट और ले रहा हूं अनुपम जी आपसे, 1 मिनट और। जब गलवान होता है, 20 जवान हमारे हम खो देते हैं 20 जवानों को, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, यहाँ से भी हमारे कई जवान घायल होते हैं, बदले में वहां पर भी कई जवान घायल होते हैं। तो क्या वाकई में ये चीजें नॉर्मल हैं, या ये इंडिकेट कर रही हैं एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रही हैं? कि क्या इंडिकेशन नहीं है सर? देखिए राजेश जी, ये जंग तो नहीं है, ये मुठभेड़ का रूप देना चाहता है, और ये चीन देना चाहता है। देखिए, चीन ने गलवान में हमारे साथ मुठभेड़ करी, लद्दाख, देप्सांग और डेमचोक में हमारे साथ मुठभेड़ करने की कोशिश करी, तवांग में हमसे मुठभेड़ करने की कोशिश करी। ये घुसपैठ और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, इनमें ही वो भारत को उलझा करके रखना चाहता है। तभी मैं हर फोरम में ये बात कहता हूं कि मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सर आवश्यकता है। 1959-60 के बीच में भी कुछ ऐसी घटनाएं एलएसी के ऊपर होना शुरू हो गई थी। उसके बाद 1962 हुआ था, वो डायरेक्ट 1962 नहीं हुआ था। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लास्ट 1 मिनट। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मानते थे। क्या नाराजगी ऐसी होगी कि उनके राजदूत हों या उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं? आखिरी पॉइंट सर, जल्दी से, 1 मिनट बाकी। मुझे नहीं लगता राजेश जी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी तरफ तनाव की तरफ या नकारात्मकता की तरफ या गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो संबंध है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका आधार बहुत ही गहरा और प्रगाढ़ है, इसके स्ट्रेटेजिक लॉजिक भी है। और चाइना जैसा एक विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी राष्ट्र अमेरिका के लिए भी चुनौती है, भारत के लिए भी चुनौती है। और इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाकर रखने के लिए भारत और अमेरिका का साथ में आना बेहद आवश्यक है। और इस बात को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी समझता है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो खतरे आ रहे हैं उसको भी जायज समझते हुए भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होंगे। और राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत को अमेरिका की जरूरत है चीन के लिए, और अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। अनुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग की जगह दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।